एक बहुत ही दूर दराज के गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसका नाम बिरजू था। उसका काम था चिड़ियाओं पकड़ना, इसलिए लोग उसे उसके नाम से कम और चिड़ी मार के नाम से ज्यादा जानते थे। बिरजू सच में बहुत बदकिस्मत आदमी था। उसका जीवन परेशानियों के एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। उसका हर दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी पत्नी माया की थकी हुई आहों और बच्चों के भूख से सिकुड़े पेट को नजरअंदाज करता। वह अपना पुराना फटा हुआ जाल और चिड़ियों को फंसाने वाली लकड़ी उठाता और घर से निकल पड़ता। वह दिन भर जंगल की ओर चलता रहता। वहां उसकी किस्मत एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार करती थी, जहां वह बैठकर जाल बिछाता और इंतजार करता रहता। शाम तक अगर 2-4 जंगली पंछी उसके जाल में फंस जाते तो वहीं उसकी दिन भर की कमाई होती थी। वह गरीब इन्हीं पक्षियों से खुश हो जाता था। कभी कभी कोई दयालु इंसान उन फंसे हुए पक्षियों को देखकर तरस खा जाता। वह आदमी बिरजू को कुछ पैसे देकर उन पक्षियों को आजाद करवा लेता या खरीद लेता। इन्हीं पैसों से बिरजू कुछ आटा और दाल खरीद पाता और घर ले जाकर अपने बच्चों की भूख शांत करने की कोशिश करता। लेकिन ज्यादातर दिन तो ऐसे ही गुजर जाते थे जब उसके जाल में कोई पक्षी फंसता ही नहीं था, या कभी कभी ऐसा पक्षी फंस जाता जो न तो खाने लायक होता और न ही उसे बेचा जा सकता था। ऐसे बुरे दिनों में बिरजू का पूरा परिवार भूखा सोने को मजबूर होता। बिरजू और उसकी पत्नी माया फिर भी सब्र रखते थे। वे अपनी किस्मत को कोसते थे और भगवान से शिकायत करते थे, लेकिन अगले दिन फिर से वही संघर्ष शुरू कर देते। मगर उनके छोटे छोटे बच्चे क्या करते? वे तो रोटी के लिए रोते और भूख के मारे चिल्लाते रहते थे। उनकी दर्द भरी आवाजें बिरजू के दिल में छुरी की तरह चुभती थीं। लेकिन वह एक लाचार पिता था। उसके पास अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का कोई स्थायी तरीका नहीं था। इसी तरह उस बेचारे बिरजू की जिंदगी दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए कट रही थी। एक दिन बिरजू हमेशा की तरह अपना जाल लेकर जंगल पहुंचा। वह दिन भर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन आज उसकी किस्मत पूरी तरह रूठी हुई लग रही थी। शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा और आकाश में लाल नारंगी रंग बिखर गए, लेकिन उसके जाल में एक भी पंछी का पंख तक नहीं फंसा। निराश और हताश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। उसके मन में अपनी पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे घूम रहे थे। तभी अचानक फड़फड़ाहट की एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसके जाल में एक अद्भुत सुंदरता वाला तोता फंसा हुआ था। वह कोई साधारण तोता नहीं लग रहा था। उसके पंख गहरे हरे रंग के थे। सूरज की आखिरी किरणें उन पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे हीरे जड़े हों। उसकी चोंच लाल मूंगे की तरह चमकदार थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बिरजू की निराशा एक पल में आशा में बदल गई। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। यह तोता इतना खास है कि अगर मुंह मांगे दाम भी ना मिले तो भी 4 रुपये तो कहीं नहीं जाएंगे। आज बच्चों को पेट भर के खाना मिलेगा। उसने सावधानी से तोते को जाल से निकाला और एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। फिर वह शहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस दिन शहर में हड़ताल थी। सभी दुकानें बंद थीं और बाजार वीरान पड़ा था। कोई ग्राहक नहीं था। बिरजू अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक बार फिर टूटे हुए दिल से अपने घर की ओर लौट चला। उधर उसकी पत्नी माया घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि आज उसका पति कुछ तो लाएगा, बच्चों को कुछ तो खिला पाएंगे। जब बिरजू खाली हाथ आने के बजाय एक पिंजरे में बंद तोते के साथ दिखा तो माया के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। उसने पूछा, क्या लाए हो? क्या यह बिकने के लिए लाए हो? बिरजू ने निराश आवाज में कहा, क्या लाना था? बस यही एक तोता मिला था, मगर आज तो शहर बंद पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिला। माया ने सब्र दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हांडी तो चढ़ ही जाएगी, इसे ही पकाकर काम चलाते हैं। चलो, आज मांस तो मिलेगा। बिरजू चिल्लाया, अरे पगली, ये तोता खाएगी? एक तो ये खाने की चीज नहीं है, ऊपर से इसमें मांस भी कितना निकलेगा। इस बेचारे में तो पंख ही पंख है, पेट भरे बिना ही रह जाओगी। लेकिन माया अपनी जिद पर अड़ी रही। तुम चुप रहो,
मैं पड़ोसन से नमक मिर्च लेकर आती हूं। आज तो इस तोते को पकाकर ही दम लूंगी, चाहे हिस्से में एक निवाला ही क्यों ना आए। वह तोता कोई मामूली तोता नहीं था। वह एक हीरामन तोता था, जिसने सैकड़ों सालों का ज्ञान इकट्ठा किया था और इंसानों की हजारों कहानियां सुन रखी थीं। उसने माया की जिद्दी बातें सुनी और तुरंत समझ गया कि यह औरत अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। तभी वह मधुर और इंसानी आवाज में बोल उठा, अरे माई, इन मुट्ठी भर पंखों को खाकर क्या करेगी? जो कुछ भी तेरे पास है बस आज उसी को खाकर रात काट ले। तुम तो किस्मत की धनी हो जो हीरामन तोता तुम्हारे जाल में फंस गया। लक्ष्मी को गमवा मत, और अगर फिर भी सब्र न हो तो सुबह मुझे राज दरबार में ले चलना। राजा तुम्हें मुंह मांगी रकम दे देगा। माया ने जब तोते को इंसानों की तरह साफ सुथरी हिंदी में बातें करते सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बिरजू ने भी अपने बड़े बुजुर्गों से हीरामन तोते की चमत्कारी कहानियां सुनी थीं। उसे तुरंत भरोसा हो गया कि यह वही दिव्य तोता है। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, ओह, भगवान ने हमारे वारे न्यारे कर दिए हैं। यह तो हीरामन तोता है। दोनों पति पत्नी उस रात सो नहीं पाए। वे हैरानी और उम्मीद से भरे हुए थे। क्या सचमुच उनका दुखों भरा जीवन बदल जाएगा? सुबह होते ही बिरजू ने नहा धोकर अपने सबसे अच्छे, हालांकि फटे पुराने कपड़े पहने। उसने तोते के पिंजरे को सजाया संवारा और राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के सामने पेश होकर उसने विनम्रता से सिर झुकाया। राजा ने पूछा, क्या है गरीब, तुम यहां क्यों आए हो? बिरजू ने पिंजरा आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, एक तोता लेकर आया हूं। राजा ने जब तोते की ओर देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, पर जैसे ही उसने तोते का मोल कीमत पूछा, तोता स्वयं बोल उठा, महाराज, अनमोल चीज का क्या मोल? मैं राजा इंद्र के बगीचे की चिड़िया हूं। एक दिन की बुरी किस्मत मेरी तकदीर में लिखी थी, सो यह गरीब के फंदे में फंस गया। भगवान मीठा पसंद करने वाले को मीठा ही देता है। यह गरीब मुझे क्या जानेगा? तोते की शक्ल पहले ही राजा को पसंद आ गई थी। अब उसकी इन सजी हुई और बुद्धिमानी भरी बातों ने राजा को पूरी तरह से उसका दीवाना बना दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, इस चिड़ीमार के पिंजरे में जितने सोने के सिक्के आ सकें भर दो। बिरजू की आंखों के सामने एक सपना सच हो रहा था। उसका छोटा सा पिंजरा सोने के सिक्कों से लबालब भर दिया गया। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी इस अपार दौलत को लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। राजा तोते का पिंजरा लेकर अपने खास कमरे में आ गया। हीरामन तोता रंग बिरंगी आवाजों में तरह तरह के किस्से, कहानियां, पुरानी बातें और अच्छी सीख सुनाने लगा। उसकी हर कहानी में जीवन का गहरा ज्ञान छुपा होता था। राजा उसकी बातों में इतना खोया रहता और मंत्रमुग्ध होता कि उसे समय का होश ही नहीं रहता था। धीरे धीरे राजा तोते का ऐसा दीवाना हुआ कि उसे अपने राजकाज का भी होश नहीं रहा। दरबार लगाना और प्रजा की शिकायतें सुनना, यह सब पीछे छूट गया। वह तो बस तोते की बातें सुनता रहता। यहां तक कि उसकी सबसे प्यारी रानियां भी अब उसके लिए कम जरूरी हो गईं। वह उनसे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाता था। चाहे औरत गरीब की हो या अमीर की, पति के मामले में ईर्ष्या किसी भी हद तक जा सकती है। तोते की तरफ राजा का इतना ज्यादा लगाव देखकर राजा की चारों रानियों के दिल में ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठी। वे सोचने लगीं कि इस तोते में ऐसा क्या जादू है जिसने राजा का दिल और दिमाग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन्हें लगने लगा कि तोते के पास कोई राजा जरूर है। बेचारे हीरामन की दुश्मनी में चारों रानियां एक हो गईं। वे हर समय आपस में सलाह मशवरा करने लगीं कि किस तरह इस तोते को रास्ते से हटाया जाए। वे हर पल इसी इंतजार में रहती थीं कि कब राजा तोते से दूर जाए और वे उसका काम तमाम कर सकें। मगर मुश्किल यह थी कि राजा तोते को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता था। वह उसे अपने साथ ही रखता और उसी से बातें करता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आया ही। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक जरूरी दूत आया और राजा को एक जरूरी बैठक के लिए महल से बाहर जाना पड़ा। यह ऐसी जगह थी जहां तोते का पिंजरा ले जाना ठीक नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजा ने तोते को अपने सोने वाले कमरे में छोड़ा। उसने सोचा कि वह कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। यही वह मौका था
जिसकी रानियों को तलाश थी। जैसे ही राजा महल से बाहर निकला, चारों रानियां एक साथ हीरामन तोते के कमरे में पहुंच गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान का नकाब था, लेकिन उनकी आंखों में बुरा इरादा साफ झलक रहा था। वे बोली, ए तोते, हमने सुना है तुमने पूरी दुनिया देखी है और सुंदरता को पहचानते हो। अब यह बता कि हम चारों में सबसे सुंदर कौन है। उनकी साजिश साफ थी। वे चाहती थीं कि तोता जिसे भी बदसूरत बताएगा, वही रानी गुस्से में आकर उसका गला दबा देगी। इस तरह तोता खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाएगा और उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा। हीरामन तोता बुद्धिमान था। उसने रानियों की नीयत को भांप लिया। उसने चालाकी से जवाब दिया, मैंने आज पहली बार आपको देखा है, और वह भी तब जब मैं इस पिंजरे के अंदर कैद हूं। पिंजरे की सलाखों के पीछे से ठीक से देख पाना मुश्किल है। अगर आप मेरी नजर की सचमुच परीक्षा लेना चाहती हैं, तो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, तभी मैं ठीक से देख परख कर बता पाऊंगा कि आप में से सबसे सुंदर कौन है। रानियां उसकी बातों में आ गईं। उन्होंने कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी ताकि तोता भाग न सके, और फिर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता बाहर निकला और कमरे में इधर उधर उड़ने लगा, मानो सचमुच रानियों का निरीक्षण कर रहा हो। तभी उसकी नजर कमरे की दीवार के ऊपरी हिस्से में बने एक छोटे से रोशनी आने वाले छेद पर पड़ी, जो अभी अभी किसी वजह से खुला ही था। अब हीरामन तोता बोला, सुंदरता क्या बकवास कर रही हो? तुम सब तो चुड़ैलों जैसी सूरत लिए घूम रही हो। असली सुंदरता तो 7 समुंदर पार एक राजकुमारी में है। वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसके आगे तुम सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इतनी बड़ी बात सुनकर रानियां गुस्से से आग बबूला हो गईं और तोते पर झपटीं। लेकिन तोता तैयार बैठा था। वह तेजी से हवा में उड़ा और सीधे उसी छेद से होकर बाहर निकल गया। रानियां हाथ मलते रह गईं। हीरामन तोता राजमहल के पीछे बहती एक नदी के किनारे एक लकड़हारे की झोपड़ी में जा पहुंचा। वह बुरी तरह थक चुका था और सुरक्षा की तलाश में था। लकड़हारे की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, ने इतने सुंदर और विशेष तोते को अपनी झोपड़ी में बैठा देखा तो वह हैरान रह गई। बेचारी की कोई औलाद नहीं थी। उसने कोमलता से अपनी ओढ़नी फेंककर तोते को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वह तोते से बातें करके अपना मन बहलाने लगी। हीरामन ने भी उसकी ममता में अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना पा लिया। उधर राजा जब वापस लौटा और उसने तोते को गायब पाया तो उसका सारा आनंद दुख में बदल गया। वह गुस्से से भर उठा। उसने पूरे महल को परेशान कर दिया। सभी नौकर चाकर, रानियां और दासियां डरे हुए से घूम रहे थे। रानियों ने झूठ बोला कि तोता खुद ही उड़ गया, लेकिन राजा को भरोसा नहीं हुआ। जब सच्चाई नहीं पता चली तो राजा ने गली गली यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजा के तोते को ढूंढ कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लकड़हारे ने जब यह बात सुनी तो उसने अपनी पत्नी से तोते के बारे में पूछा। गंगा ने पहले तो मना किया, क्योंकि वह तोते को अपना साथी समझने लगी थी, लेकिन इनाम के लालच और पति के दबाव में आकर उसने तोते को सौंप दिया। लकड़हारा तोते को लेकर राजमहल पहुंचा। तोते को पाकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लकड़हारे को इतना धन दौलत दिया कि वह जीवन भर के लिए किस्मत का धनी बन गया और उसकी झोपड़ी एक अच्छे मकान में बदल गई। फिर राजा ने तोते को गुस्से से देखते हुए कहा, हीरामन, मेरे प्रेम का यह सिला दिया तूने जो यहां से भाग गया। हीरामन तोता विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे माफ करना। परिंदों को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जान बचाना उनकी आदत में होता है। फिर उसने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे रानियों ने उसे परेशान किया, कैसे उसे जान से मारने की योजना बनाई और कैसे उसे भागना पड़ा। इस कहानी को सुनाते हुए अनजाने में ही सही उसने 7 समुंदर पार बसी उस सुंदर राजकुमारी का जिक्र फिर से कर दिया। राजा के मन में अब एक तरफ तो रानियों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई और दूसरी तरफ उस अज्ञात राजकुमारी को देखने की जबरदस्त इच्छा और जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। राजा की जिद भी तो भयानक होती है। उसने रानियों को कठोर सजा दी और महल से निकाल दिया। बेचारी रानियां रोती बिलखती रह गईं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा ने अब हीरामन से कहा, तोते, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मुझे उस 7 समुंदर पार की राजकुमारी से मिलवा दे। मैं उसे देखे बिना अब जी नहीं सकता। तोता बोला, महाराज,
यह तो नामुमकिन सा काम है, मगर आपकी जिद है तो मैं जो कहूं वैसा ही कीजिएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ क्या करना है। हीरामन तोता बोला, सबसे पहले एक उड़ने वाले घोड़े का प्रबंध कीजिए। राजा हैरान होकर बोला, अरे मियां मिट्टू, उड़ने वाला घोड़ा? वह तो कहीं नहीं मिलेगा, यह तो केवल कहानियों में होता है। तोते ने उसे शांत किया, आप परेशान न हो, मुझे अपने साथ अस्तबल में ले चलिए। मैं जिस घोड़े को कहूं उसी को तैयार करना है। राजा ने ऐसा ही किया। तोता अब राजा के साथ रोज जंगल जाता और एक विशेष प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटी वाली घास इकट्ठा करके लाता। राजा उस घास को तोते के निर्देशानुसार एक चुने हुए घोड़े को खिलाता। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। कुछ ही दिनों में उस घोड़े में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो गईं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और सबसे बड़ी बात, उसके कंधों के पास से दो सुंदर मजबूत पंख निकल आए। घोड़ा हवा में उड़ने के लिए तैयार हो गया था। जब घोड़ा पूरी तरह तैयार हो गया तो तोते ने राजा से कहा, अब आप चांदी के छोटे छोटे बहुत से फूल बनवा लीजिए। राजा के आदेश की देरी थी कि सैकड़ों की संख्या में नक्काशीदार चांदी के फूल बनकर तैयार हो गए। अब जरूरी सफर का सामान लेकर राजा घोड़े पर सवार हुआ और हीरामन राजा के कंधे पर बैठ गया। वे शहर से निकलकर जंगल की ओर बढ़े। तोते ने निर्देश दिया, महाराज, अब एक चाबुक घोड़े को लगाइए और ध्यान रहे दूसरा हाथ नहीं उठे। अगर जल्दी में दूसरी बार घोड़े को मारा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। राजा ने घोड़े को एक हल्की सी चाबुक लगाई। घोड़ा हिनहिनाया और पलक झपकते ही जमीन से उड़कर हवा में समा गया। बिजली की सी तेजी के साथ वह आगे बढ़ने लगा। नीचे जंगल, पहाड़, नदियां, मैदान, सब कुछ आंखों के नीचे से तेजी से गुजरने लगा। राजा हैरान और रोमांचित था। आखिरकार घोड़ा एक अद्भुत सुंदरता वाले महल के सामने जाकर रुका। महल सफेद संगमरमर का बना हुआ था जो चांदनी में नहा रहा था। उसके पास ही एक घना फूलों से लदा हुआ पेड़ था। तोते ने कहा, महाराज, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। तोते ने अब महल के मुख्य द्वार से लेकर उस पेड़ तक की पूरी राह पर चांदी के फूल बिखेर दिए। आज चांदनी रात थी और उन चांदी के फूलों पर चांद की रोशनी पड़कर ऐसी लग रही थी मानो धरती पर सितारे बिखर गए हों। आधी रात हुई तो राजकुमारी, जिसका नाम चंद्रकला था, अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने निकली। जैसे ही उसकी नजर चांदी के फूलों पर पड़ी, वह मोहित हो गई। वह बहुत खुश हुई और उन फूलों को उठाकर समेटने लगी। फूल उठाती उठाती वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां राजा और तोता छुपे हुए थे। अचानक राजा उसके सामने प्रकट हुआ। सखियां डरकर भाग गईं और राजकुमारी चंद्रकला आश्चर्य और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तोते के इशारे पर राजा ने राजकुमारी को लपक कर पकड़ा और घोड़े पर बिठा लिया। फिर उसने घोड़े को एक चाबुक मारी। घोड़ा फिर से हवा में उड़ने लगा, लेकिन राजकुमारी के बेहोश होने से घबराकर और उसे जल्दी से महल ले जाने की जल्दबाजी में राजा ने घोड़े को दूसरा चाबुक भी दे मारा। यह एक भयंकर गलती साबित हुई। घोड़ा अचानक जमीन पर आ गिरा। उसके पंख सिमट गए और उड़ने की ताकत जाती रही। तोता चीखा, अरे नादान, यह क्या किया? मैंने पहले ही कहा था कि दूसरी बार हाथ नहीं उठाना। अब हम बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। भगवान जाने यह किसका राज्य है। दुर्भाग्य से उसी इलाके का एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहीं आसपास शिकार की तलाश में घूम रहा था। जब उसकी नजर बेहोश राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी नीयत खराब थी। वह अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। राजा अकेला और मुसीबत में फंसा हुआ था। इतने सारे लोगों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मन महसूस कर रह गया और दुष्ट राजकुमार राजकुमारी को उठाकर ले भागा। तोते ने निराश राजा को समझाया, महाराज, अब आप सब्र से काम लीजिए। अपनी गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत न हारें। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर दुष्ट राजकुमार ने चंद्रकला से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चंद्रकला बुद्धिमान और साहसी थी। उसने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर शादी को टाल दिया। इधर राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा से घोड़े को वहीं विशेष घास खिलानी शुरू की। 4-5 दिनों में घोड़ा फिर से उड़ने लायक हो गया।
अब हीरामन तोता सुबह से शाम तक आसपास के इलाकों में उड़ता और राजकुमारी की तलाश करता, जबकि राजा जंगल में ही एक पेड़ के नीचे छुपा रहता। एक दिन हीरामन ने देखा कि राजकुमारी चंद्रकला एक महल के बगीचे में पक्षियों को दाना डाल रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। हीरामन तोता वहीं पहुंचा और एक डाल पर बैठकर पूरी घटना को गाने की तरह सुनाने लगा। कैसे एक राजा उससे मिलने आया था, कैसे वह उसे ले जा रहा था और कैसे एक दुष्ट राजकुमार ने उसे छीन लिया। राजकुमारी ने जब तोते को इतनी साफ सुथरी हिंदी में बातें करते सुना तो वह हैरान रह गई। तोते ने फिर अपने राजा के बारे में सब कुछ बताया, कैसे राजकुमारी के प्रेम में उसने अपनी रानियों और राजपाट तक को त्याग दिया था और कैसे वह उसे बचाने के लिए यहां तक आया है। राजकुमारी का हृदय पिघल गया। अब वह भी राजा से मिलने के लिए बहुत आतुर हो उठी। तोते ने उसे एक योजना बताई। उसने कहा कि वह आज रात के दूसरे पहर में महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास आ जाए। तोता जंगल लौटकर राजा को सारी खुशखबरी सुनाई। राजा से वह इंतजार का समय बड़ी बेसब्री से कटा। आखिरकार रात का दूसरा पहर आया। राजा घोड़े पर सवार हुआ और तोता उसके कंधे पर बैठा। वे सीधे उस महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास पहुंचे जहां राजकुमारी को रखा गया था। राजकुमारी चंद्रकला भी तैयार बैठी थी। घोड़े और राजा को देखते ही उसने खिड़की से छलांग लगा दी और सीधे घोड़े पर राजा के पीछे जा बैठी। इस बार राजा ने सावधानी से केवल एक ही चाबुक घोड़े को लगाई। घोड़ा सीधा राजा के अपने महल में जा पहुंचा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी के नगाड़े बजने लगे। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राजा और चंद्रकला की शादी हो गई। हीरामन की वफादारी देखिए, वह सारे दिन महल में राजा के बच्चों के साथ रहता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनका मन बहलाता। वह महल के बगीचे में खुला घूमता, पर अब कभी भागने का नाम नहीं लेता। एक वफादार और बुद्धिमान दोस्त के रूप में वह राजा के परिवार का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और सच है, ऐसे वफादार परिंदे बेवफा दोस्तों से लाख गुना बेहतर होते हैं।